एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। तो बच्चों, मैंने बोला था कि यार हम लोग ना लिटरेचर का पूरा वन शॉट करने वाले हैं। तो उस वन शॉट में आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हमारी सारे चैप्टर्स की हो जाएगी आज की क्लास में। तो जितने हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उनकी यहाँ मिल जाएगी आप लोगों को पूरी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में, ताकि यार एग्जाम से एक दिन पहले बस इस वीडियो को देखा सॉर्टेड, कुछ और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ इसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में मिल जाएगा। सो शैल वी स्टार्ट। एक्साइटमेंट, जोश, एनर्जी पूरा 100% चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना लगे कि यार मैम बहुत नींद आ गई, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है। हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन के आंसर्स को फ्रेम करना है, ठीक है। थम्स अप कि मैम हम एकदम रेडी हैं 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड क्या है? हमारी एक पोम है। किसने लिखी है? मार्कस नेटन ने। किसने? मार्कस नेटन ने पोम लिखी है चाइल्डहुड। इनको ना लगता था कि यार बचपन तो बहुत ही ज़्यादा मीठा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट जैसे ही हम लोग ना बड़े हुए चीज़ें बदल गई, चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। बचपन में कहते थे कि यार बड़े होके ये करेंगे वो करेंगे, सब चीज़ें अच्छी लगती थी, बट जैसे ही बड़े हुए चीज़ें तो मतलब अजीब हो गई। We didn't like the atmosphere। हमसे झूठ बोला गया था बचपन में कि बड़े होके ये बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे होगा। तो मार्कस नेटन ने इस पोम में बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। पोएटिक डिवाइसेस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग पोएटिक डिवाइसेस भी करने वाले हैं। क्या करेंगे? पोएटिक डिवाइसेस भी अगर इसमें हैं तो हम करेंगे, हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो पहला कौन सा यार? पर्सोनिफिकेशन है। कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू गिव एन ऑब्जेक्ट और एनिमल ह्यूमन बिहेवियर्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इंसानों जैसे कंपेयर करते हो, ह्यूमन बिहेवियर दे देते हो। जैसे चेयर को आपने इंसान की क्वालिटी दे दी कि चेयर चल रही है, चेयर चल रही है। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर क्या है? It is a figure of speech that describes an object or action in a way that isn't literally true, but helps explain an idea or make a comparison। यार जो चीज़ सच नहीं है बट आप कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको हम लोग मेटाफर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउड्स वर रेड, यानी कि भाई मौसम माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, हर जगह दंगे हो रहे थे, तो क्लाउड्स वर रेड। यानी कि क्लाउड्स एक्चुअल में रेड नहीं होते हैं, बट माहौल वैसा था, लड़ाई चल रही थी, तो इसीलिए क्लाउड्स वर रेड यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का है, द पोएट पर्सोनिफाइज चाइल्डहुड। He thinks that it has left and gone somewhere else। चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया है। किया चाइल्डहुड यानी कि जो बचपन है ये गया और कहीं गुम हो गया, बचपन गुम हो गया है मेरा। मेटाफर है हमारा थर्ड स्टैंजा में, फॉर मशीन्स इन द थर्ड स्टैंजा। Here he talks about the mind and producing thoughts metaphorically। यार दिमाग मशीन थोड़ी है जो मतलब जो ऐसे करो और बस चलने लग गई। दिमाग तो अपने हिसाब से चलते हैं ना, जैसा हम चलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पोएट ने बोला कि जो दिमाग है वो प्रोड्यूस कर रहा है थॉट्स, यानी कि एक मशीन का काम कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव एंटीथेसिस। एंटीथेसिस यानी कि where two opposite words are used together in a sentence in a poem, hell and heaven। जहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो, यानी कि ज़मीन आसमान, ज़मीन आसमान, वैसे ही हेल हेवन। एलिटरेशन होती है रिपीटेशन, ठीक है। अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड। हमेशा जब जब हम लोग रिपीट करते हैं एक लेटर को या फिर एक साउंड को, उसको हम लोग एलिटरेशन बोलते हैं। माई टाइम, द टाइम, माई माइंड, विच एवर वे, थॉट्स दैट। WWMM TT। समझ आया यार? ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बस इसको हम लोग एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं।
कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था, ठीक है, ताकि पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले आपको टेंशन लेनी ही ना पड़े, सब चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएं। तो आइए टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज चाइल्डहुड की हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्टैंजा बताना है जो आपको इन सब के बारे में बता रहा है। इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी यानी कि सामने कुछ और कहना, पीठ पीछे कुछ और करना, दोगला चेहरा या होना यानी कि। इंडिविजुअलिटी हमको थर्ड स्टैंजा में पता चल रही है, रैशनलिज्म हमको फर्स्ट स्टैंजा में पता चलेगा, एंड हिपोक्रेसी मतलब सेकंड स्टैंजा में है। ये बस क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसीलिए करवा रही हूँ ताकि एक ही बारे में रिवीजन हो जाए। एक दिन लाइव क्लास रख लेंगे जिसमें हमारा मैराथन हो जाएगा, बढ़िया टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि आप लोगों को कितने अच्छे से आता है सब कुछ लिटरेचर और ग्रामर में। What according to the poem is involved in the process of growing up? यार पोम में ग्रोइंग अप के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? पोम में ग्रोइंग अप के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है? Growing up according to the poem involves the loss of childhood and attainment of maturity. यार बचपन जा रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, बचपन जा रहा है, मैच्योरिटी आ रही है। Some benefits associated with adulthood compensate for this loss. यार हमें जो एडल्टहुड में हमें बेनिफिट्स भी तो मिलते हैं, वो जो बेनिफिट्स हैं वो कॉम्पेंसेट कर रहे हैं इस लॉस के लिए। इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, हम लोगों की एनालाइजिंग पावर यानी कि समझने की, परखने की शक्ति बढ़ती है। Discrimination as well as a sense of independence and self-confidence are among them. हमें ये सारे फ़ायदे भी तो होते हैं कि यार हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम लोग खुद से सब चीज़ें करने लग जाते हैं, हम लोग डिसीजन खुद से लेते हैं, हमें परख करने की समझ आ जाती है। थर्ड, व्हाट इज़ द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? यार ये जो पोएट है कब से चाइल्डहुड कर रहा है, तो इसकी फीलिंग क्या है, आखिर क्या भावना है? मेक श्योर कि आप लोग कमेंट्स में आंसर बताएं और एक बार सजेशन भी दे दें कि मैम अगली क्लास में ये चीज़ करवा देना, या फिर दीदी प्लीज़ अगली क्लास में हमें ये चीज़ करा दो। कोई सजेशन है, कोई टॉपिक करना चाहते हो तो मेक श्योर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, तभी फ़ायदा होगा। द पोएट इज डिससैटिस्फाइड या फिर डिसकंटेंट एंड कंफ्यूज्ड बाय द लॉस ऑफ हिज यूथ। यूथ यहाँ पर चाइल्डहुड लिख देंगे कि वो ना अपने बचपन के खोने को बहुत दुख मना रहा है, बचपन का जो खोना हुआ है उसका दुख मना रहा है। He wanted to know when he lost his childlike innocence and became an adult. उसको जानना है कि यार मेरा ये जो बच्चों वाला इनोसेंस था, मैं इतना सीधा और शरीफ था, गाय जैसा था, वो गया तो गया कहाँ, और मैं कब इतना ज़्यादा कठोर आदमी टाइप्स बन गया। He conveys his amazement by inquiring when and where his childhood vanished. वो बहुत हैरान है ये चीज़ सुनकर, समझ कर कि यार मेरा बचपन गया, और बचपन गया तो गया कहाँ, कहाँ गया मेरा बचपन। He feels that childhood is the stage when a child believes everything that he is told by his elders. ऑथर को लगता है यानी कि पोइट को कि यार बचपन ही ना ऐसी उम्र है जिसमें हम बिल्कुल आंख मूंद कर सबकी बात का विश्वास कर लेते हैं। इसने जो कहा होगा वो पक्का सही कहा होगा, इसने जो समझाया होगा पक्का सही कहा होगा, मेरे भले के लिए कहा होगा। खुद का दिमाग हमारे पास होता ही नहीं बचपन में कि हम एनालाइज कर पाएँ कि ये सही है या ये गलत है, हम लोगों के पास नहीं होता। तो जो बड़े सिखाएंगे वही हम सीख जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज व्हिच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स, व्हाई? आखिरी की जो लाइंस थी वो पोएटिक थी कि भाई मेरा बचपन किसी बच्चे के चेहरे में छुप गया है, मेरा बचपन किसी बच्चे के चेहरे में छुप गया है, यही थी ना लास्ट लाइन। वाई, क्यों है ये लाइंस अच्छी, देखते हैं। द लाइन्स इन द लास्ट स्टैंजा आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स इन द पोम। दीज आर एज फॉलोज भी लिख सकते हो। I
went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. I went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरा जो बचपन है वो किसी innocent infant यानी कि नवजात शिशु के चेहरे में छुप गया है. The poet beautifully describes the disappearance of his childhood and talks about how one can find innocence in an infant's face. पोइट ना बहुत ही खूबसूरती से बता रहे हैं कि यार मेरा बचपन तो गया, उसका कोई खास दुख नहीं है, बट खुशी इस बात की है कि मेरा बचपन कहाँ देखने को मिलेगा, एक छोटे से बच्चे के मासूम से चेहरे में. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ. ये जो लाइफ का प्रोसेस है ये चलता ही जा रहा है. That an individual grows up and slowly starts understanding the concept of the world and people around them. ये तो भाई दस्तूर है ना जीवन का. दुनिया में आए हो तो साहब चलना तो पड़ेगा. दुनिया में आए हो भाई तो चलना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, मासूमियत खोनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा. रुक तो नहीं सकती ना उम्र रुक गई तो यार वो तो फिर सीधा भगवान के पास पहुंचना पड़ेगा. तो इसीलिए ये एक प्रोसेस है जो कि मार्कस नेटन को समझ आया जब वो मैच्योर हुए. यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट आए तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना है कि मैम ये डाउट आ रहा है हमको. नहीं तो सजेशन या फिर फीडबैक दे सकते हो कि मैम अगली क्लास में ना ये टॉपिक ले आओ, और अगर लाइव भी चाहिए हो तो आप बता सकते हो कि मैम लाइव ले आओ. मैम को अगर लाइव देखना चाहते हो कि यार मैम एक बार लाइव भी आ जाओ, मतलब बातचीत कर लेंगे, तो बता देना कमेंट्स में ना, लाइव लिख देना, कमेंट्स में लाइव लिख देना ताकि मैं लाइव आ जाऊं. और जो टॉपिक चाहिए होगा वो लाइव के आगे टॉपिक लिख देना, ठीक है? लाइव आकर पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. ये तो हम लोगों ने जस्ट थोड़े दिन पहले किया है. आई गेस लास्ट चैप्टर यही था. पैट्रिक प्रिंगल ने ये चैप्टर लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. अब यार बचपन में ना एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा क्या थे, पढ़ने में इन्वॉल्व नहीं थे. उनको स्कूल की पढ़ाई नहीं पसंद थी. ऐसा नहीं था कि वो पढ़ना नहीं पसंद करते थे, इट्स जस्ट कि उनको स्कूल की पढ़ाई नहीं पसंद थी. उनके एक प्रोफेसर थे या टीचर बोल सकते मिस्टर ब्राउन, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल थे. उनको एल्बर्ट बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि एल्बर्ट का कहना था कि यार हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं वो किताबों में से ढूंढे जा सकते हैं. अगर पढ़ना ही है तो ये पढ़ो ना कि वो फैक्ट्स बने कैसे. मतलब अगर लड़ाई हो रही है, वॉर कहीं हो रही है, तो ये मत गिनो कि किसने किसको हराया, ये जानो कि वो लड़ाई हुई क्यों, वो लड़ाई हुई क्यों, आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि यार वो लोग आपस में भिड़ गए, ऐसा कौन सा कारण था. एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसी एजुकेशन में विश्वास रखते थे. ठीक है, चलो चलते हैं इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे. डाउट्स हो तो एज यूजुअल मेक श्योर यू मेंशन इट इन द कमेंट्स सेक्शन. ठीक है. फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टाइन्स नेचर from his conversations with his history teacher, his mathematics teacher and the head teacher. यार जब हमारे एल्बर्ट भैया ने सारे टीचर से बात की थी, उनके हिस्ट्री टीचर, उनके मैथ्स टीचर और उनके हेड टीचर से भी. हेड टीचर से तो तब बात हुई जब स्कूल से विदाई होने वाली थी, जब स्कूल से उनको एक्सपेल किया गया, निकाला गया, तब हेड टीचर से बात हुई थी. बट बाकी दोनों से तो हो ही रही थी. तो ऐसी क्या बात हुई थी वो हमको यहाँ पर देखना है. आराम से चलेंगे. थोड़ा सा लग सकता है कि यार मैम बहुत ज़्यादा हो गया, तो भाग कर जाना, मुंह धोकर आना और पढ़ने लग जाना वापस. ठीक है, आइए देखते हैं फिर हम लोग. आइंस्टाइन्स exchanges with his history teacher demonstrate his honesty and truthfulness. आइंस्टाइन ने जो हिस्ट्री टीचर से बात करी है इस चैप्टर में, उसके हिसाब से दिख रहे कि यार वो कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे हैं. क्योंकि वो सीधा सीधा मुंह पे बोल देते कि यार मुझे ये पढ़ाई नहीं पसंद है कि कौन कब मरा, कौन किसने क्या किया, लड़ाई में कितने सैनिक मरे, ये चीज़ों का मुझे कोई खास शौक नहीं है. मुझे जानना है कि ये हुआ तो हुआ क्यों, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. उनको साइंस बहुत पसंद थी. ही इज़ विलिंग टू एडमिट हिज फॉल्ट्स. वो अपनी गलती भी मान लेते हैं यार कि नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, मैं भूल गया हूँगा. What a big deal. What's the big deal? He has strong, well-defined beliefs.
आइंस्टाइन के ना स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत पक्के विश्वास हैं कि अगर ये चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है। He expresses his thoughts clearly, वो अपने थॉट्स को बहुत ही साफ स्पष्ट तरीके से बताते हैं। As a result, his basic intelligence, logical reasoning and clear expression are emphasized. इस चैप्टर में उनकी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, बेसिक इंटेलिजेंस और एक्सप्रेशंस पे दबाव दिया गया है। Even at a young age, in fact वो तो बहुत ज़्यादा जवान थे, he had shown moments of brilliance. उन्होंने ना ब्रिलियंस ही के मोमेंट्स दिखाए कि भाई मैं ही मैं हूँ, बाकी सब के सब ऐसे ही हैं। His maths teacher took pride of him. उसके मैथ्स के टीचर को ना बहुत गर्व था कि आइंस्टाइन मेरा स्टूडेंट है। क्यों गर्व था? He even went so far as to declare, I can't teach you anymore and you will probably be able to teach me soon. मैथ्स के टीचर ने बहुत अच्छे से प्यार से बोला कि आइंस्टाइन शायद मैं तुम्हें अब पढ़ा ना पाऊँ, बट जल्दी ही तुम मुझे पक्का पढ़ाओगे, जल्दी ही तुम मुझे पक्का पढ़ाओगे। यहाँ तक सबको क्लियर है तो थम्स अप। कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देंगे। तो चलें फिर आगे चले जल्दी से। चलिए आ जाते हैं आगे इसी के पार्ट पे। When Albert expresses dissatisfaction with the teacher's compliments, the teacher admitted that he was only speaking the truth. तो यार जब एल्बर्ट ने बोला कि सर मुझे ना लग रहा है कि यार आप ना मतलब झूठ ही बोल रहे हो, आप तो हवा में चढ़ा रहे हो मुझे, तो एल्बर्ट के टीचर ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुझे सच बोल रहा हूँ। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं सच कह रहा हूँ कि तू एक दिन बहुत काबिल बनेगा। क्या बात कह रही थी, मतलब टीचर ने, मुझे लगता है मैथ्स टीचर का ज़्यादा रोल था कि उसने ऐसा कहा तो भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन बन गए बड़े आदमी। He emphasized his point by stating that Albert was ready to attend a college or institute to study higher mathematics right away. यार उसको परमिशन भी दे दी कि भाई ठीक है पढ़ ले तू मैथ्स जाके, अब कोई नहीं रोकने वाला तेरे को। The head teacher told Albert that he was expelling him from school because his presence in this classroom made it impossible for the teacher to teach and other pupils to learn. तो यार मतलब एल्बर्ट के ना हेड टीचर ने बोला था कि यार तू किसी को पढ़ने नहीं दे रहा तो तू जा, हम तेरे को निकाल रहे हैं, और क्योंकि तेरी वजह से बाकी सब बच्चों को परेशानी होती है तो बाय, जाइए आप यहाँ से विदाई ले लीजिए। तो एल्बर्ट को स्कूल से निकाल दिया गया था। No serious work could be done while he was in the class. Albert wanted to tell headmaster about the prevailing conditions of the school, but he did not do so, which shows that he was not impolite. तो यार एल्बर्ट ना बताना चाहता था कि सर देखो ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ मेरी गलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इट्स मतलब ये तुम्हारे स्कूल की भी गलती कि क्या बोरिंग सामान पढ़ा रहे हो, कोई नहीं देखता यार, मतलब अगर तुम रोज़ रोज़ एक ही चीज़ पढ़ाओगे तो वैसे ही एल्बर्ट बोलना चाहता था ये सारी चीज़ें, बट उसने बोली नहीं, विच शोज कि भाई ये इम्पोलाइट नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स, डिस्कस। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा कि मैम स्कूल में ना बस पढ़ाई होती रहती है, कुछ और करने नहीं देते, गेम्स के पीरियड में मैथ्स की क्लास लगा देते हैं, गलती से अगर गेम्स का पीरियड 1 मिनट ऊपर चला गया तो बस मार पड़ जाते कि नीचे क्या कर रहे थे ग्राउंड में, स्कूल में क्यों नहीं हो तुम, क्लास में क्यों नहीं हो। और मतलब आधी बारी तो गेम्स पीरियड में जाकर भी ना हम लोग पीटी कर रहे होते हैं, है ना, ये होता है ना बहुत ज़्यादा कि मैम एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, तो इंडिविजुअल टैलेंट कहाँ है ना। स्कूल में एक एनुअल फंक्शन रख दिया और मैम बस उसी में पार्टिसिपेट करना होता है, तो ये चीज़ तो आपको मतलब खुद से लिखनी चाहिए, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एन आंसर, हिंट लेकर अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि अब के जो पेपर पैटर्न्स आने लगे हैं ना उसमें आपके इंटेलेक्चुअल नॉलेज पे फोकस है कि यार बच्चा खुद से क्या चाहता है आंसर में लिखना, उसकी खुद की परसेप्शंस पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में आ सकते हैं। मेक श्योर कि आप लोग इसको छोड़कर ना यार कहानी लिखो दो, बट छोड़कर मत आओ, ठीक है। बीइंग ऑनेस्ट, पेपर में कभी भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, कुछ तो आता होगा, जो कुछ भी आता है लिखो, बट लिखो ज़रूर, ठीक है।
Albert Einstein's miserable 5 years in school are a revealing comment on the educational system of education prevailing then and existing even now. कटाक्ष है, ये कटाक्ष है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 5 साल बर्बाद किए और वापस निकाल दिया गया उनको स्कूल से कि भाई जा। तो ये जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है ना, दिस इज नॉट राइट, ये तो सही नहीं है। Individual desires, talent and aptitude have no place in this educational system. It fosters machines or average students while discouraging genius and uniqueness. तो यार हमारे जो खुद के टैलेंट्स होते हैं ना वो हटा दिए जाते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, यूनिकनेस को मौका ही नहीं दिया जाता, यूनिकनेस को मौका ही नहीं दिया जाता है। Instead of emphasizing concepts, this method emphasizes facts and dates. हमारी ना लर्निंग पे फोकस नहीं है, हम पे फोकस है कि भाई रट्टा मार लो और पेपर में पास हो जाओ। ठीक है, यही तो होता है। मतलब तुम लोग भी अगर प्रैक्टिकली देखो, मैम ने आंसर दे दिया, रट्टा मार लिया, पेपर में जाके लिख दिया। ये नहीं कि अपना दिमाग यूज़ करो, मैम समझा भी तो रही हैं, समझो और फिर लिखो ना, उससे क्या फ़ायदा होगा? खुद का दिमाग इस्तेमाल होगा, कॉपी करने से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, टैलेंट होना चाहिए, ज़रूरी है। तो यही चीज़ें यहाँ लिखनी है। It overlooks the importance of innovation and creativity in achieving progress and development. कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मतलब कितना पढ़ना पड़ रहा है, कितना पढ़ना पड़ रहा है, आंसर ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब टाइम चला जाएगा बट आंसर ख़त्म नहीं होने वाला। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा लिख लेना पेपर में, ये मत करना कि अब मेरे हाथ दुख गए, अब मेरे लिए हो रहा है, यार टाइम जा रहा है तो आंसर छोड़ देता हूँ। अच्छे से आंसर लिख कर लाना, मैंने भी लिखा है, टाइप करके लिखा है, तो प्लीज़ थोड़ी मेहनत कर लेना, लिख कर आना इन आंसर्स को। कहानी नहीं चल रही है यहाँ पर, 11th क्लास इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, तभी तो 12th में जाके दिखाओगे ना कि भाई देख मैं टॉपर था स्कूल का, ठीक है, थोड़ा सा देख लियो। तो प्लीज़ ये वाली टोन चाहिए, ठीक है। तो आंसर ढंग से लिख कर लाना। This parrot-like learning or learning without comprehension may assist in obtaining a diploma, but it does not enhance the intellect or establish concepts. यार आप लोग ये तोते की तरह रट तो लोगे, बट ये सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिला सकता है, बहुत अच्छी डिग्री दिला सकता है, बट मार्केट में क्या बिकता है? टैलेंट। मार्केट में टैलेंट बिकता है, डिग्री तो चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट, बट आपको अगर बोलने का लहजा ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि रट्टा तो भूल जाते एक हफ्ते बाद, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए समझने की कोशिश करा करो। ये कहना था हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइड इंफॉर्मेशन? इनसाइड इंफॉर्मेशन यानी कि अंदर के डीप फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी कि रट्टा मार के एकदम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना। लर्निंग बैटल डेट्स एंड डिटेल्स रिगार्डिंग सक्सेसफुल आर्मीज आर फैक्ट्स। कौन कब मरा, कौन सी डेट को कौन सी लड़ाई हुई, मुझे क्या करना यार। ठीक है, अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ किया, अच्छी बात है कि यार हम लोग वॉर को जीते, बट वो डेट्स हम लोग याद रखें, उससे अच्छा बुक में से देख सकते हैं। ये याद नहीं होना चाहिए कि यार ये लड़ाई हुई किस वजह से, कि वो वजह को ही एलिमिनेट कर सकें, दोबारा वैसी चीज़ ना हो, दोबारा से वो भुखमरी की सिचुएशन ना आए। ये क्यों नहीं याद रखना? These details are part of content-based knowledge. There's no need in wasting valuable student years acquiring information when dates or facts can be found in the books at any moment by just checking them up. यार ये जो बचपन है ना, अभी 11th में तुम बुढ़े तो नहीं हुए हो मतलब, तो ये जो बचपन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेट्स के अलावा, फैक्ट्स के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं करने को, कि यार दुनिया में जो स्किल्स चल रही हैं, इन स्किल्स को सीखना है। पढ़ाई चल रही है, बहुत टाइम होता है, 24 घंटे तुम्हारे पास, 24 घंटे मेरे पास, तो इन 24 घंटों को सही से यूटिलाइज़ करना है ना, इन 24 घंटों को सही से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो बुक्स की बजाय आप लोग मतलब कहीं और भी नॉलेज को गेन करना है। We call information collection as learning facts or parrot-like learning, that is learning without comprehension. बिना comprehension के, बिना दिमाग चलाए हम लोग बस parrot-like learning पे फोकस कर रहे हैं। Getting insight from the information involves analyzing why the battle started or what the exact cause was. यार insight क्या है?
कि भाई ये जो दंगे फसाद हुए थे तो हुए क्यों थे, कौन था वो जड़, कौन सी जड़ थी जिसकी वजह से इतना महायुद्ध छिड़ा था। उस वजह को एलिमिनेट करो, हटा दो, ताकि भाई अगली बार लड़ाई ना हो, कलेश मचे ना। Such knowledge improves our logical reasoning, analysis, interpretation, understanding as well as our ability to think. काफ़ी लंबा आंसर है, सच्ची काफ़ी लंबा आंसर है, आई कैन फील इट। पर प्लीज़ यार, मतलब अगर ये 3 मार्क्स में आ जाएगा तो क्या लिख कर आओगे, 1-2 लाइन। मैम को भी गुस्सा आ जाएगा कि यार हमने 3 मार्क्स में दिया है ना, तो कम से कम 7-8 लाइन तो लिख ही लो, है ना। चलो आगे चलते हैं। The Ailing Planet ग्रीन मूवमेंट्स रोल, मुझे अच्छे से याद है, 1.5 घंटे की वीडियो थी, बट मैं इसको पक्का 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगी। ये लिखा है नानी पालखीवाला ने। किसने? नानी पालखीवाला ने ये चैप्टर लिखा है, काफ़ी बड़ा, मतलब इनके पास बहुत सारा टाइम था, इन्होंने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और हमें समझाया कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये हुआ, तुम ये करते हो, सब कुछ समझा दिया। तो आज की क्लास में हम इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए, Locate the lines in the text that support the title The Ailing Planet. कौन सी लाइन सपोर्ट कर रही हैं? Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? क्या हम ये देने वाले हैं कि अपने सक्सेसर्स को, आने वाली पीढ़ी को यही चीज़ें देनी है क्या? ये गंदा सा एरिया, ये मैसी सा प्लेस, बिना घास फूस के, बिना पेड़ पौधों के, गंदी हवा, यही देंगे क्या? ये आंसर है हमारा। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. 88 कंट्रीज़ में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी इन्वायरमेंट की। हमारा ये जो धरती है ना, हम इसको कचरा करते जा रहे हैं अपनी नीड्स के लिए। हमको रहने की जगह चाहिए, भाई पेड़ काट दो। हमको अगर यहाँ पर कुछ बनाना है तो वहाँ की सफाई कर दो। हम लोग कुछ खा रहे हैं, वहीं कूड़ा फेंक दो। यही चीज़ें चल रही हैं। तो नानी पालखीवाला ने ये चीज़ें बताई हैं इन लाइन्स के थ्रू। What does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at the Lusaka, Zambia signify? अभी जू में ना एक शीशा है अंदर, शीशे में जाकर आप खुद को देखेंगे और ऊपर लिखा हुआ है वर्ल्ड्स डेंजरस एनिमल, यानी कि इंसान ही दुनिया का सबसे डेंजरस जानवर है। क्या है? इंसान ही दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस जानवर है। The notice the world's most dangerous animals at the cage in the zoo in Lusaka, Zambia signifies that man is alone responsible for all environmental degradation and natural resource depletion. आदमी ही वो है, आदमी ही कसूरवार है, उसकी वजह से ही ये सारा इन्वायरमेंट, ये वातावरण खराब हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। वी आर ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज। As a result, man is the most dangerous animal on the planet. इसीलिए आदमी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है। Excessive consumption is depleting the Earth's principal biological systems. इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं ना हम चीज़ों को, इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि चीज़ें ख़त्म होने लग गई हैं। बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है आधा सामान इंडिया में। Forests are being cut down to produce fuel for cooking. यार लकड़ियों को काट देते कि भाई हमको घर में खाना चाहिए, गैस तो हर जगह है नहीं, महंगी भी आती है, तो लकड़ियाँ जला लो। Which is relatively common. Grasslands are becoming barren wastelands while croplands are deteriorating due to reduced productivity. अच्छी खासी घास फूस वाली ज़मीन को बंजर बना रहे हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी होती थी उनकी भी ज़मीन ख़राब होती जा रही है। तो सब तरीके से ना बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो हम लोग अर्थ का बस नुकसान ही कर रहे हैं और कुछ खास तो कर नहीं रहे हैं। ये चीज़ किसने समझाई है? नानी पालखीवाला ने। ठीक है। Why does the author aver that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society?
ऑथर इस चीज़ पे फोकस क्यों करते हैं कि यार इंसान ही है जो आगे की फ्यूचर ग्रोथ को बर्बाद कर रहा है। द वर्ल्ड्स ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट अ प्रेशर ऑन द प्लैनेट्स मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितनी जनता बढ़ेगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसको सामान चाहिए होगा, उसको रहने की जगह चाहिए होगी, खाना चाहिए होगा, सब चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ती जाएंगी। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम हिल चुका है। These have reached an unsustainable level of productivity due to excessive human claims. यार मतलब हम लोग इतने, एक तो हम लोग 4 लोग हैं फैमिली में, 4 की 4 कार चाहिए, है ना। हमारी फैमिली में 4 लोग हैं, हमें 4 की 4 कार चाहिए, क्या ज़रूरत है भाई। मतलब एक बंदा इधर जा रहे, एक बंदा इधर जा रहे, एक बंदा इधर जा रहे, यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो। तो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप, जल्दी से बच्चे बता देंगे। ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर, सॉर्टेड। चलें फिर आगे, चलिए चलते हैं आगे। इफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एट इट्स करंट रेट, डेवलपमेंट विल बी इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ हैं ग्रोथ के मामले में, पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में, ठीक है। फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ही चलते रहे ना तो डेवलपमेंट इम्पॉसिबल हो जाएगी। ग्रोथ ही ग्रोथ दिखती रहेगी हर जगह, बस बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे दिखेंगे, इंसान ही इंसान दिखेंगे। ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी अगर इसी स्पीड से हमारा पॉपुलेशन ग्रो होगा। हंगर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। जनता बढ़ रही है, काम थोड़ी बढ़ रहा है, जनता ही तो बढ़ रही है, पॉवर्टी भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि गरीबों के घर में भी तो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, काम तो उनके पास है नहीं। तो हर चीज़ उतनी ही स्पीड से बढ़ेगी और चीज़ों का नुकसान होता जाएगा। ये भी ख़त्म हो गया, बोला था ना 10-15 मिनट में ये भी सॉर्ट हो जाएगा। तो आ जाते हैं दी ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रैटिगन। टैप्लो वाला चैप्टर याद आ गया? मुझे तो लग रहा है याद आ गया होगा, रोज़ तो पढ़ते हो यार, रोज़ तो पढ़ते हो इंग्लिश। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट वाली टेक्निक्स फॉलो करी है ना। पिछली हम लोगों ने वीडियो भेजी थी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स पे, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि भाई देखो, इंग्लिश इतना टाइम, साइंस में बाकी सारी सब्जेक्ट्स को इतना टाइम, सब चीज़ें डिवाइड करके बताई थी। तो अभी भी नहीं फॉलो कर रहे ना तो प्लीज़ भाग कर जाओ, वो वीडियो देखना क्लास के बाद और अच्छे से उसको फॉलो करना, ठीक है। द ब्राउनिंग वर्जन टेरेंस रैटिगन ने लिखा है, इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देखते हैं। कॉमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टूवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। क्रॉकर हैरिस इसके टीचर है, टैप्लो एक स्टूडेंट है, ठीक है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज रिस्पेक्टेड बाय टैप्लो। यार टैप्लो ना इज्जत करता है क्रॉकर हैरिस की, भले ही कैसे भी हों, बट इज्जत बहुत करता है। हु एडमायर्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल्स। वो उसको एडमायर करते हैं उनके प्रिंसिपल्स के लिए। टैप्लो एडमायर करता है क्रॉकर हैरिस को उसके प्रिंसिपल्स के लिए। He criticizes him for being emotionless, yet he admires him as a great master. एक टाइम पे टैप्लो बोलते कि यार ये इमोशनलेस है हमारे टीचर, बट दूसरी ही बार कहता है कि यार वो एक अच्छे मास्टर भी हैं, वो एक अच्छे मास्टर भी हैं। He is terrified of him and will not cut the extra work even if it is the last day of the semester. टैप्लो क्रॉकर हैरिस से इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि वो आखिरी दिन पे भी स्कूल आया है, गेम्स खेलने नहीं गया, वो आखिरी दिन पे भी स्कूल आया है। Does Frank seem to encourage Taplo's comments on Crocker Harris? फ्रैंक एक यंग टीचर है, तो यार अब मतलब होता नहीं है कि मतलब ये जो हमारे यहाँ के सीनियर टीचर्स हैं इनको तो बहुत इज्जत मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही। तो ये जो फ्रैंक है ना, ये थोड़ा सा क्यूरियस है, थोड़ा सा जेलस है, किससे, क्रॉकर हैरिस से, कि यार इसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं बच्चे, इससे डरते क्यों है इतना। तो वो ना टैप्लो को थोड़ा प्रोवोक करता है कि तू अपने टीचर के खिलाफ कुछ बोल। Yes, Frank seems to encourage Taplo's comments on Crocker Harris. हाँ, वो encourage कर रहा था कि बोल, बहुत बुरा बोल क्रॉकर हैरिस के बारे में। He shows appreciation for Taplo's imitation of Mr. Crocker Harris and asks him to repeat it.
अब मिस्टर क्रॉकर हैरिस की ना नकल उतार रहा था, कौन? टैप्लो। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता फ्रैंक, अरे दोबारा कर और मजाक उड़ा। ऑन स्मूदर ओकेजन या फिर ऑन अनदर ओकेजन बोल सकते हैं। फ्रैंक टेल्स टैप्लो नॉट टू कीप अ गुड जोक। गुड जोक यानी कि ये जो उसने एक्टिंग उतारी थी किसकी? क्रॉकर हैरिस की, वो अपने पास ना रखे, वो सबको बताए, ठीक है। टू हिमसेल्फ बट टू टेल इट टू अदर्स, बाकियों को भी वो बताए। थर्ड क्वेश्चन है, What do you gather about क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? यार क्रॉकर हैरिस कैसे हैं? जैसे हमारे स्ट्रिक्ट पुराने ज़माने के मैथ्स के टीचर होते थे, जिनके हाथ में डंडा होता था और बच्चे कांप जाते थे देखकर कि होमवर्क करना है तो करना ही है, नहीं करा तो हाथ पे आ जाएंगे डंडे, दो डंडे दोनों हाथों पे, नहीं तो बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। पुराने टाइम में तो मैथ्स ऐसे ही पढ़ी जाती थी। तो वैसे ही टाइप के क्रॉकर हैरिस हमारे टीचर है। Mr. Crocker Harris appears to be a strong master with high morals and a strict adherence to the regulations. रूल्स फॉलो करने वाले टीचर हैं हमारे क्रॉकर हैरिस। उनके लिए उनके मॉरल्स और प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, वो ऐसे ही नहीं बदल जाते आसानी से। He believes in objective assessment of his students and is unaffected by emotions. उनका मानना है कि यार इमोशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस बच्चों के काम से काम रखना है, यानी कि बच्चे अच्छे स्कोर करें, उनका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट लेना है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ इंसान थे। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट बट ही इज़ प्रिसाइज इन हिज वर्क। वो एक सैडिस्ट नहीं है, सैडिस्ट यानी कि जो दूसरों को दर्द पहुंचाकर खुश हो, बल्कि वो अपने काम में बस काम तक ही सीमित रहते हैं। Even on his last day of school, when he is preoccupied with his own concerns, he does not forget about his responsibilities towards his students. भले ही सेमेस्टर के लास्ट दिन पे वो अपने काम में बहुत बिजी थे, बट फिर भी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीछे नहीं हटाया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखा। टैप्लो को स्कूल बुलाया, उसको बोला तुम काम करोगे, ठीक है भाई। 3 ही क्वेश्चन थे, बहुत छोटी सी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है। अब आ जाते हैं लास्ट पे, द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। किसकी है? वॉल्ट विटमैन की है हमारी ये छोटी सी प्यारी सी पोम, ठीक है। लास्ट है हमारी पोम, बाकी जो कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं वो हम लोग इसके बाद धीरे धीरे कवर कर लेंगे और एक दिन उनका भी फाइनल मैराथन हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टेड, एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, छोटी सी वीडियो बनने वाली है। स्टार्ट करते हैं। There are 2 voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? एक तो यार बारिश की है और एक पोएट की है। One belongs to the poet while the other belongs to the rain. These are indicated in 1 to 2 and 3 to 9 respectively. ठीक है, बारिश यानी कि रेन की आवाज़ है और दूसरी आवाज़ है हमारे पोएट की। पोएट का नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन, अमेरिकन पोएट है, ठीक है। यार पोम में एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों को ना पोएट का नाम याद रहना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको पोएट का नाम पता होना ज़रूरी है। आप उस आंसर में पोएट का नाम लिखेंगे, ठीक है। इससे ना इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। What does the phrase strange to tell mean? ये जो phrase है strange to tell, इसका मतलब क्या है? The phrase refers to a strange occurrence in which the rain responds to the poet's question. It's unexpected to hear the answer. बहुत अजीब लगता है कि मतलब बारिश बोल रही है, ये चीज़ strange है। There is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. यार बारिश और म्यूजिक में ना एक हम लोगों ने बैलेंस बनाया है, ये चीज़ कैसे पता चलती है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? The following words and phrases indicate the parallel between rain and music. Poem of the earth, eternal I rise, impalpable out of land, and the bottomless sea. For song Julie with love returns. इससे पता चला है कि वो दोनों पैरेलल हैं।
बोथ कम फ्रॉम अ सोर्स, राइज अप, दोनों ही तो नीचे से आते हैं, म्यूजिक हो या फिर बारिश हो। फाइंड फुलफिलमेंट, अच्छे से लोगों को खुश करते हैं। ट्रैवल अराउंड, वेदर और नॉट दे आर केयर्ड फॉर, एंड इवेंचुअली रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद लव। ये क्या करते हैं, बारिश हो या गाना हो, ऊपर उठते हैं, फॉर्म करते हैं, फिर नीचे आते हैं, सबको खुश करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भले इनकी कद्र हो या ना हो, खुश कर करे वापस सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो इसलिए ये सिमिलैरिटीज है दोनों में। How is the cyclic movement of rain brought out in the poem? Compare it with what you have learnt in science. साइंस में क्या होता है यार, ज़मीन से पानी ऊपर सूखता है, सन ले लेता है, फिर ऊपर बादलों में फॉर्म होता है, बादलों से पूरा प्रोसेस होके नीचे बारिश आती है, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होता है। रेन वाटर rises untouched from the land in deep sea, accumulates in the sky, स्काई में इकट्ठा होता है, changes shape and finally returns to earth to bath the dry, सूखेपन को सुखाने के गीला करने के लिए बारिश आती है। Tiny dust particles and everything buried beneath them, then it returns to its original place. यही पढ़ा था और यही हुआ है। According to science textbooks, due to the extreme heat, water vapors from rivers and the ocean rise to the sky. They take the shape of clouds and after condensing fall as rain. Rivers carry the water back to the seas and oceans. ये तो 6th क्लास में पढ़ लिया था, है ना। वाटर साइकिल तो 6th क्लास में पढ़ी थी। सबको यहाँ तक क्लियर है? थम्स अप कि हाँ मैम क्लियर है। मे भी थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट यार एक जगह पर ये सारा कंटेंट मिल जाए, इससे ज़्यादा फायदेमंद कुछ नहीं होता। मुझे अपने टाइम में ना बुक्स को अलग अलग खोल के रखना पड़ता था, समरी अलग, उधर क्वेश्चन आंसर्स अलग, तो ये एक ही लेक्चर में सारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज मिल गई, आराम से करते रहना, ठीक है। चलो, वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स? आखिरी की 2 लाइन्स को ब्रैकेट में क्यों डाला है? क्योंकि इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट म्यूजिक एंड इट्स साइकिल अपीयर्स इन द लास्ट 2 लाइन्स। पूरी उसमें वॉइस की आवाज़, रेन की आवाज़ है, पोइट की आवाज़ है, आखिरी में म्यूजिक की बात हुई है। These are not the same as the first 9 lines. The poet's voice is heard in the first 2 lines, while rain speaks in lines 3 to 9. The song cycle is enclosed in brackets to indicate that the speakers differ but the content is similar. Poet या फिर रेन हो या फिर म्यूजिक हो, तीनों अलग अलग बोल रहे हैं बट बात सेम कह रहे हैं। जैसे मम्मी पापा बोले, टीचर बोले या फिर दोस्त बोले, एक ही बात समझाना चाहते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। तो वैसे ही यहाँ पर भी 3 स्पीकर्स है बट बात सिमिलर है। लिस्ट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स फाउंड इन द पोम। राइज, डिसेंड, डे नाइट, रेग्ड, अनरेग्ड। ठीक है, ये हमारे 3 क्या हैं? ऑपोजिट्स है। नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न्स। हु आर दो? Said I to the soft falling shower. मैंने पूछा तुम कौन हो? I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise for song, duly with love returns. अब आपको ना इनको प्रोज की फॉर्म में लिखना है, यानी कि मीनिंग की फॉर्म में। I said to the soft falling shower, who are you? ठीक है। The voice of the rain said, I am the poem of the earth. I rise eternally for song returns duly with love. खत्म हो गया, ख़त्म हो गया। छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि अरे मैम बहुत तो ज़्यादा हो गया। अब आप मुझे क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन में? सजेशंस दे दो कि लाइव रखे अगला सेशन, सजेशंस दे दो और याद से फीडबैक भी देना है कि क्लास कैसी लगी, बिकॉज यार फीडबैक मैटर्स अ लॉट। कि क्लास बहुत धीमी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मेक श्योर आप लोग फीडबैक दे दें। और आपको टॉपिक्स जो चाहिए वो भी कमेंट्स में बता दो, और लाइव चाहिए तो कमेंट्स में लाइव लिख देना। यार बातचीत ना सिर्फ कमेंट्स के थ्रू हो सकती है और कोई खास ऑप्शन बचा नहीं है, तो लाइव हम लोग आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो लाइव में आ जाऊंगी बट आप लोग बताओगे तब आ पाऊंगी, ठीक है। अपने आप से तो मतलब कैसे पता चलेगा कि बच्चे आना चाहते हैं लाइव या फिर नहीं, तो मेक श्योर कि आप इस पर ध्यान दें। तो चलते हैं फिर हम लोग, बाय, टेक केयर,
ध्यान रखेंगे सभी बच्चे अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टाटा।